तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं साइंस के बुकलेट नंबर 5 में आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में मैट्रिक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1996, 1896, 1962, 1963। तो दोस्तों भारत में मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत 1956 में हुई थी। कब? 1956, यानी पहला ऑप्शन है 1956 में। ठीक है, यानी मैट्रिक प्रणाली का मतलब है दशमलव पद्धति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 शायद कटा हुआ है, ठीक से छपा हुआ नहीं है। मैं क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय मानक ब्यूरो का नाम क्या है? ऑप्शन है आपका NSIT, NPSI, NIPS, SPIN। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय मानक ब्यूरो का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। इसके हिसाब से पहला ऑप्शन होगा NSIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? तो दोस्तों आपको पता है F बराबर ma होता है। F बराबर क्या होता है? ma होता है। F क्या है? न्यूटन, m क्या है? किलोग्राम, और a क्या है? त्वरण। अगर न्यूटन को किलोग्राम से भाग कर दो तो क्या मिलेगा? त्वरण मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। बादलों की गति एवं दिशा मापने वाले यंत्र को दोस्तों नेफोस्कोप बोलते हैं। नेफोस्कोप बोलते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? तो दोस्तों उसका नाम है कार्ल बेंज। क्या नाम है? कार्ल बेंज। इसकी फोटो लगी हुई है। कार्ल बेंज ने पहला स्वचालित वाहन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। दोस्तों टैकोमीटर क्या है? देखो टैकोमीटर आपको दिख रहा है। टैकोमीटर इसे कहते हैं, यानी ये क्या करता है? चाल मापता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, चाल। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों जहाजों में समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहा गया कि 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर है? जबकि हम लोग ऐसे नॉर्मली याद करते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, तो पावर और कम कर देंगे तो जाएगा 10⁻⁴ इसका आंसर होगा। आंसर नंबर बी इसका सही होगा, 10⁴ क्वेश्चन नंबर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा छपाई में गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 19 पर डायरेक्ट आ जाते हैं, फिर हम अलग देखते हैं। या फिर क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 9 हो गया। 10 नंबर पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? प्रक्षेप का पथ। तो दोस्तों प्रक्षेप का पथ परवलय आकार होता है। परवलय का देखो साइन बना हुआ है। ठीक है, ऐसा ही प्रक्षेप का पथ होता है। तो ये आपका पहला हो गया। क्या हम सब? परवलय आकार। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? दोस्तों जब भी हमने आपको उत्तोलक पढ़ाए थे तो हमने बताया था 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल हमने कहा था कैंची। याद रखना, जब जिसमें भी आपके बीच में घुमाव वाली चीजें हों वो हमारा क्या होता है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। ठीक, और फिर उसमें द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में मैंने कहा था कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में सरौता, अच्छे से एग्जाम्पल याद रखना, सरौता। तृतीय प्रकार में ही मैंने कहा था चिमटा, याद रखना, देखो चिमटा बना हुआ है, यही तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। और आपको मैंने उसी वक्त उत्तोलक पढ़ाते समय मैंने कहा था कि उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ भी देख लेना। उत्तोलकों का क्या? यांत्रिक लाभ भी देख लेना। अब बताइए प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो दोस्तों प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 से कम, कुछ भी हो सकता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से ज्यादा होता है, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? देखो गतिज ऊर्जा दोनों में समान है तो संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv। तो mv है और दोनों में ही स्पीड बराबर है, तो जिसका भार ज्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। इसका मतलब रेल इंजन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? यानी पृथ्वी जो है वो कितने स्पीड से
क्या रोटेट करती है तो इसका हो जाएगा 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट, 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से वो रोटेट करती है। ठीक, ऐसे रोटेट करती है। परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप -273 क्या होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में किसमें संवहन होता है? देखो संवहन किसमें होता है, संवहन किसमें चलता है, तो आपको पता होना चाहिए संवहन द्रव और गैसों में चलता है। यानी इसका आंसर कौन सा होगा? जिसमें लिखा होगा गैस और द्रव, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। बायल के नियम का सूत्र दीजिए। किसके? बायल का नियम। बताइए, बायल का नियम मैंने अभी जल्दी पढ़ाया था। बायल का नियम क्या था कि स्थिर ताप पर, किस पर? स्थिर ताप पर किसी भी गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है या आयतन घटाने पर दाब बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित ताप है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना याद रहेगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत अच्छा एग्जांपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर से कहां पर? 18 हो गया। 19 नंबर पर आते हैं। पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या है? पानी का वाष्पोत्सर्जन एक उष्मा शोषी क्रिया है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करती? एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद उसको क्या कर देती है? किसके? वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, इमिशन होने लगता है। ये क्या होता है? अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान उष्मा अवशोषित की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 पर। 20 पर आते हैं। जलवाष्प में भंडारित उष्मा होती है। जलवाष्प में भंडारित उष्मा होती है। जलवाष्प के अंदर कौन सी उष्मा होती है? तो गुप्त उष्मा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है। कहा गया है कि रेटिना पर बनने वाला जो क्या है इमेज है वो कैसी होती है? दोस्तों रेटिना पर जो इमेज बनती है वो हमेशा वस्तु से छोटी और उल्टी होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो इसका होगा वो सबसे पहले रुक जाएगा। तो बैंगनी आह पीनाला यानी विबग्योर में सबसे पहला कौन आता है? बैंगनी आता है। तो इसका आंसर बैंगनी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है? तो दोस्तों इसमें किसमें होगा? लाल प्रकाश में। आगे बढ़ते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो हीरा चमकदार दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। अगले नंबर पर आते हैं। क्या होगा? पढ़ने के काम आने वाले ग्लासेस किस लेंस के बनाए जाते हैं? तो पढ़ने के काम आने वाले ग्लासेस उत्तल लेंस के बनाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 पर। हमें सूर्योदय से पहले कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका लॉजिक क्या है कि उसमें होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन सूर्य उदय और सूर्यास्त दोनों में ही थोड़े समय से पहले और थोड़े समय बाद तक दिखाई देता रहता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं। मृग तृष्णा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। मृग तृष्णा यानी मरीचिका। मरीचिका एग्जाम्पल किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा देते हैं तो उस पर बनने वाला प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से क्या हो जाता है? घूम जाता है। इसको मैंने बहुत बार आपको समझाया था। आई होप आप इसको क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर अनंतिम पर आते हैं, अंत से पहले वाले पर आते हैं। जब दो समांतर दर्पणों को, जब दो क्या है समतल दर्पण को क्या समानांतर रख दिया जाता है तो उस पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो जब दो समानांतर दर्पणों को रख दिया जाता है उसमें प्रतिबिंबों की संख्या अनंत बनती है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में। दोपहर 12 बजे किस दिशा में सूर्य क्या इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो दोस्तों दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष बन ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर कुछ नहीं होगा। ये होगा कि यह नहीं देख सकते, यानी ये बनेगा ही नहीं। इस तरीके से 30 क्वेश्चंस को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।